हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने NCERT की जो बुक्स है उनकी एक सीरीज शुरू की हुई है और इसके अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो है 7th क्लास इतिहास। तो इसके अंतर्गत हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और 4th चैप्टर की हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज इसकी क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जब्त, जो जब्त और जमींदारी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी ये जब्त प्रथा क्या है और जमींदारी क्या है। तो आइए चलते हैं कि जमींदारी प्रथा किस प्रकार से, कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके संदर्भ में मुख्य तौर पर अकबर के एक महान राजस्व मंत्री हुए हैं राजा टोडरमल, जिन्होंने इस प्रथा को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया। राजस्व कैसे कलेक्ट किया जाना चाहिए उसको एक नई दिशा प्रदान की। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना। जैसे कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी उस समय जो भी राज काज चलता था, राजकाज कार्य के लिए, उसके लिए जो खर्च होने वाला पैसा है वो कहाँ से आता था। वो आता था किसानों से, जो टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता था, जिसको कि रिवेन्यू या हिंदी में बोलते राजस्व कहा जाता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कुलीन का मतलब जो एट्रोसिटीज नोबलमैन थे, कुलीन वर्ग थे, यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करते थे। यानी कि गांव के अंदर टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो किन लोगों को था? मुखिया लोगों को, स्थानीय सरदारों को। ये कौन होते थे? ये समाज के कुलीन वर्ग के लोग होते थे, यानी उच्च वर्ग के लोगों को ये अधिकार प्राप्त थे कि वो अपने गांव से जो भी टैक्स है, जो भी रिवेन्यू है, जो राजस्व वो इकट्ठा करें। ये एक निर्धारित होता था जो कि 1/10 या मुगलों के समय 1/10 था। यदि हम गुप्त साम्राज्य के काल में देखें तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल में ये 1/6 होता था। तो यहाँ पे देखिए, समस्त मध्यस्थों, यानी मध्यस्थ कौन होते हैं? जो बिचौलिए, जो मध्यस्थ लोगों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल लोग जो हो एक ही शब्द का प्रयोग करते थे और वो शब्द था जमींदार। किस शब्द का प्रयोग करते थे? जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अब यहाँ से आपको इस वर्ड का पता चल गया होगा, इस शब्द के बारे में पता चल गया होगा कि जमींदार कौन थे। जमींदार जमीन पर काम करने वाले नहीं। जमींदार मुगल काल के दौरान उन लोगों को बोला जाता था जो गांव से टैक्स वसूल करके राज्य को प्रदान करते थे, राजा को प्रदान करते थे, राजा को देते थे। तो अकबर के समय ये किस प्रकार से प्रचलन हुए आया, देखिए। अकबर के राजस्व मंत्री, अकबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। इसने 10 साल, इसको दहसाला प्रथा बोला जाता है, 10 साल के लिए इसको लागू किया था। और कब किया था? ये 1570 से लेकर के 80 तक ये चला था। ये 10 साल इसलिए क्योंकि 10 साल के लिए इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम 10 साल दहसाला रखा गया था। तो 10 साल के कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया। लगातार 10 साल तक इस पर कड़ी निगरानी रखी गई और उससे जो राजस्व प्राप्त होता था, वो राजस्व प्राप्त करने के बाद जो डाटा निकले उसके आधार पर राजस्व निर्धारित किया गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, यानी राजस्व ये निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को क्या, यानी मुगल काल था वो कितने सूबे में बटा हुआ था? अकबर के समय 16 सूबे हुए थे। आज इनको क्या बोलते हैं? प्रांत या राज्य बोलते हैं। तो राजस्व मंडलों में बांटा गया। राजस्व मंडलों में बांटा गया तो कितने मंडल थे? 16 मंडल थे भैया। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर, यानी एक निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निर्धारित की गई थी। अलग अलग सूची बनाई गई थी कि किस फसल से
कितना मुआवजा, कितना राजस्व प्राप्त किया जाएगा, ये सभी निर्धारित किया गया था। राजस्व प्राप्त करने की ये जो परंपरा थी, इस व्यवस्था को क्या बोला गया? जब्त बोला गया। यानी कि आपके दोनों वर्ड हैं वो दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए। यानी राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, व्यवस्था को बोला गया जब्त, और राजस्व को वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उनको क्या बोला गया? उनको जमींदार बोला गया, चाहे वो गांव के मुखिया हों या उस क्षेत्र के जो बड़े जमींदार हों, ठीक है, सरदार हों, इन्हीं को कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। यानी ये जब्त प्रणाली कहाँ पर प्रचलन में थी? जहां से ये जो मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे उस भूमि का संरक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब किताब रख सकते थे। यानी जो मुगलों के नियंत्रण में थी उस भूमि पर ये सब चीज़ें लागू की गई थी। ऐसा एक निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि गुजरात के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि गुजरात और ये बंगाल जो साम्राज्य है उस समय अपने आप में काफ़ी अमीर साम्राज्य हुआ करते थे, अमीर क्षेत्र हुआ करते थे, और यही आगे चल करके अंग्रेजों के लिए कामधेनु का काम करेंगे। तो कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। ये दोनों प्रांत गुजरात और बंगाल ऐसी ही स्थिति में थे, इसलिए यहाँ पर जो है मुगल लोग जो हैं अपना कब्जा नहीं कर पाए, अपना अधिकार नहीं जमा पाए। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर भी विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती काफ़ी दी थी। यानी उस समय काफ़ी चुनौतियां हुई थी। यदि विशेष तौर पर देखें हम, जो औरंगजेब का शासनकाल था उसमें सतनामियों का विद्रोह काफ़ी प्रचलन में था, जाटों के विद्रोह काफ़ी प्रचलन में रहे। सतनामियों का विद्रोह जो कि यहाँ से नारनौल तरफ से जो सतनामियों का विद्रोह हुआ, ठीक है, ये विद्रोह जो है काफ़ी प्रचलन में रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए अकबर, ये जो हमें दहसाला पर्थार या इनके बारे में जो विशेष जानकारियाँ जो प्राप्त हुई हैं, ये कहाँ से जानकारियाँ प्राप्त हुई? इन जानकारियों के अगर जो हमें वो देखें, सोर्स देखें, तो वो है अकबरनामा और आईने अकबरी। ये अकबर का एक मित्र था, करीबी मित्र, जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जिसको आगे चल करके जहांगीर मरवा देता है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को, यानी अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यानी इसके अगर जो ट्रिक को याद करें तो इसमें आता है बात बात में MDH। तो बात बात में MDH का मतलब ये बात बात, इसमें बी से या आपका ये बीरबल हो जाएगा, ए से अबुल फजल हो गया, टी से टोडरमल हो गया, फिर बी से इस प्रकार से इसके जो 9 रत्न हैं वो आ जाते हैं। मानसिंह हो गया, ठीक है, भारमल हो गया, अबुल फजल का भाई भी है इसमें, ठीक है। तो ये आदेश किसको दिया? अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। यानी आईने अकबरी और अकबरनामा है, ये अकबर के शासनकाल का क्या है? इतिहास है। यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा गया और इसका एक शीर्षक बना, वो शीर्षक दिया गया अकबरनामा। अकबरनामा के अंदर ये 3 जिल्द हैं। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का, यानी पहले जिल्द के अंदर किसका व्याख्यान किया गया है? अकबर के जो पूर्वज हैं उनका बयान। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरी जिल्द जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, क्या? आईने अकबरी। तीसरी जिल्द क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर क्या किया गया है? आईने अकबरी, ये जो आईने अकबरी है, इस आईने अकबरी में क्या दिया गया है? आईने अकबरी के अंदर इसमें अकबर के शासन का, अकबर का प्रशासन, घराने यानी किस किस घराने से संबंध था, सेना के बारे में, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है आईने अकबरी के अंदर। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी कि आईने अकबरी वो पुस्तक है जो कि
अकबर के विभिन्न राजपूत शासकों के साथ संबंध थे, उनका भी यहाँ से वर्णन मिलता है। आईने अकबरी की का सबसे रोचक आयाम है क्या, विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, यानी जो सांख्यिकीय स्टैटिकल जो विवरण है वो आईने अकबरी के अंदर मिलता है। यहाँ पर ये जो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है उसकी जिल्द का ये कवर दिया है, उसके जिल्द दी गई है। अकबर की नीतियाँ क्या थी उनको एक नज़दीकी से देखते हैं, नज़दीकी से इनके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि वो कैसी थी। देखिए अकबर की नीतियाँ, देखिए प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, यानी प्रशासन कैसे करना है ये सभी निर्धारित किया था अकबर ने, और इनका विस्तृत वर्णन किस में मिला है, हमें अबुल फजल की जो अकबरनामा है उसके अंदर हमें मिला है। विशेष तौर पर ये प्रशासन संबंधी सारी बातें मिली हैं आईने अकबरी के अंदर। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, इन प्रांतों को क्या बोला जाता था, सूबा बोला जाता था, और 16 यदि सरकार बोलें तो सरकार थी 5 सरकारें, 5 सरकारों के अंदर सूबों के प्रशासक को क्या बोला जाता था, सूबेदार, जो कि राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता था, मुखिया होता था। इसके दौरान प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, इस वित्तीय अधिकारी को क्या बोलते थे, दीवान, यानी जो कि लेखा जोखा रखता था धन का, उसको दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों की भी क्या होती थी, आवश्यकता होती थी, सहयोग लेना पड़ता था। जैसे कि ये बख्शी कौन था, ये सैनिक अधिकारी होता था। बख्शी कौन था, सैनिक वेतन अधिकारी था, इसको वेतन दिया जाता था। सदर धार्मिक मामलों का जो मंत्री होता था। फौजदार सेनायक, जो फौजदारी मामले होते थे उनका सेना नायक। और कोतवाल ये नगर का पुलिस अधिकारी, नगर के अंदर शासन व्यवस्था बनाए रखने में कोतवाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी भैया। तो ये अब तक हमने जाना है इनके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब जो हम डिस्कस करेंगे मुग़ल साम्राज्य का जो आगे का जो विवरण हम जानेंगे, जिसमें जहांगीर है, जहांगीर की नीतियों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। मनसबदार जो मुक्ति वगैरह थे इन सभी के बारे में हमने जाना है। जब्ती प्रथा को जाना, अकबरनामा क्या है, अकबर की नीतियों को एक नज़दीकी से हमने देखा। अब जो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव जो था, चलो इसके बारे में या तो इसको देख ही लेते हैं कि जहांगीर, जो जहांगीर है इसके दरबार में नूरजहां क्यों इतना प्रभाव डालती थी, उसके बारे में हम देखते हैं कि नूरजहां ने जहांगीर के दरबार के अंदर इतना प्रभाव कैसे डाला। देखिए मेहरुनिसा ने 1611 ईस्वी में क्या किया था, जहांगीर से विवाह किया था। मेहरुनिसा ये विधवा है कि इससे किया था, और उसे नूरजहां का खिताब मिला था, यानी इसको नूरजहां नाम। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहा करती थी। नूरजहां हमेशा वफादार रहती थी और उसको समय समय पर सहयोग भी देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे भैया, जिनमें एक और उसके स्वयं का खिताब उत्कीर्ण था, यानी खुतबा था, और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, यानी फरमान है। चौक और मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये यहाँ पर दिया गया था, ये मतान्धता थी एक तरह से देखा जाए तो उसकी उनकी। तो अकबर के जो हम जान रहे थे उनकी नीतियाँ, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। अभिजात जो उसके अधीन रहने वाले जो कर्मचारी थे बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च भी करते थे। जब तक वे वफादार रहे राज्य के प्रति, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक आते आते कई अभिजातों ने अपने आप स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे अपने साम्राज्य के प्रति। उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ती चली गई, यानी इन्होंने अपने आप को निजी वो देखा। इसी दौरान
क्या हुआ कि जब फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1570 में, जिसका कि निर्माण करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जैसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरतुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई थी। इबादत खाना, ध्यान रहे, इबादत खाना। इबादत खाने के अंदर ये चर्चाएं शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? इबादत खाने के अंदर। इबादत खाना ये क्या था? जहाँ पर धर्म की चर्चाएं होती थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ, किसकी समझ? अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं। मतान्धता यानी आंखें बंद करके किसी चीज़ को फॉलो करने वाले, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं, यानी लोगों को बांटने का काम करती हैं ये मतान्धताएं। ये सब अनुभव करके अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर उसने अपना रुख अपनाया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु ये क्या करती थी? एक दूसरे को समीप लाने के एक नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की बहुत ज़्यादा मदद की थी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो ये सुलह-ए-कुल ये क्या है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।